हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी ज्ञानदायिनी चैनल। दोस्तों मैं सोनी। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप कि अच्छी चल रही होगी। आप लोग को साइंस भी पढ़ने में मजा आ रहा होगा। दोस्तों सबसे पहली बात, जो साइंस आप पढ़ रहे हैं सबसे बेहतर और बेहतरीन क्लास आपको दी जा रही है। सारे जितने भी मैंने अभी तक क्लास लिए, आप जाके एग्जाम में आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पेपर उठा के देख लीजिए, आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल ही जाएंगे। दोस्तों जहाँ तक कल हमने पढ़ा था उसके आगे आज शुरू करते हैं। कोई भी टाइम वेस्ट किए बिना सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पॉइंट क्या लिखा है? प्रोटॉन स्थायी कण है जबकि न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन अस्थायी कण है। दोस्तों प्रोटॉन पे क्या है और नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन स्थायी है और न्यूट्रॉन जो है और इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों ये अस्थायी। इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है नाभिक के चारों तरफ। अब देखिए पॉइंट दूसरा, वेधन क्षमता। सबसे ज्यादा वेधन क्षमता किसकी ज्यादा है? तो पहले न्यूट्रॉन की है, फिर प्रोटॉन की है, फिर इलेक्ट्रॉन की है। नोट में देखिए आगे टॉपिक है आपका परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट इसको बोला जाता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई। दोस्तों कार्बन के समस्थानिक जो C12 है, कार्बन के समस्थानिक C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को MU मतलब परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। कार्बन का जो समस्थानिक C12 होता है उसके द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर होता है दोस्तों 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। एक द्रव्यमान इकाई बराबर होता है दोस्तों 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन में आ सकता है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई बताइए, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई कितना होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिखा है किसी भी तत्व का द्रव्यमान, किसी भी तत्व, आप कोई भी तत्व ले लीजिए, चाहे एल्युमिनियम ले लीजिए, मैग्नीशियम ले, कोई भी तत्व ले लीजिए, किसी भी तत्व का द्रव्यमान जो है C12 को 12 के समस्थानिक की तुलना में करके ही ज्ञात किया जाता है। कोई भी द्रव्यमान ले लीजिए, उसकी तुलना कार्बन के C12 से ही तुलना करके, उसके समस्थानिक से तुलना करके ही बताया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, लिखा है न्यूट्रिनो इसका जो संकेत है देखिए N है, 0 है। इसके खोज करता है पाउली। दोस्तों न्यूट्रिनो जो भी है ये धन या आवेशहीन एवं द्रव्यमानहीन होता है। न्यूट्रिनो ये पूछ सकता है दोस्तों आपको पेपर में, न्यूट्रिनो के बारे में उसका संकेत पूछ सकता है, उसे खोज करता कौन है? पाउली है। और इसके बारे में ये पूछ सकता है कि ये आवेशहीन तथा द्रव्यमानहीन होता है। आगे चलिए दोस्तों देखते हैं। नोट में लिखा है एक होता है दोस्तों बोसोन नामक मौलिक जो कण है, उनका भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने नाम रखा था। बोसोन एक कण है, मौलिक कण, जिसका नाम सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पे रखा गया है। दूसरा है मेसोन को, इसकी खोज युकावा ने की थी। मेसोन एक है कण है जो भी उसकी खोज युकावा ने की थी। आगे देखिए दोस्तों पॉजिट्रॉन। दोस्तों जैसे इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, बस उसी का उल्टा पॉजिट्रॉन पे E पे प्लस चार्ज होता है, उसी को पॉजिट्रॉन कहते हैं। जब दोस्तों इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलता है तो ये उदासीन हो जाता है। समझ लीजिए जो E प्लस है उसे एंटी पार्टिकल कहते हैं इलेक्ट्रॉन का। देखिए इसका संकेत, पॉजिट्रॉन का संकेत क्या है दोस्तों? E प्लस है, खोज करता है एडसन है इनके। इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण कहा जाता है। पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण कहा जाता है। इसके निरपेक्ष द्रव्यमान दोस्तों पॉजिट्रॉन का क्या होगा? 1.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। और निरपेक्ष इसका आवेश क्या होगा दोस्तों? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। जब एंटी पार्टिकल एक दूसरे के ओर गति करते हैं तो परस्पर मिलकर एक दूसरे का विनाश, उदासीन या खत्म हो जाते हैं। दोस्तों जब एंटी पार्टिकल मतलब E माइनस और E प्लस एक दूसरों की तरफ जब जाते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, तो दोस्तों वो खत्म हो जाते हैं, उदासीन होते हैं या एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आइए कक्षा के बारे में पढ़ते हैं। कक्षा क्या है पहले समझते हैं। दोस्तों आपके पास एक डायग्राम दिख रहा होगा। दोस्तों एक अलमीरा ले लीजिए, आपके पास आपके घर में एक अलमीरा होगी। आप अलमीरा को खोलिए तो होल जितना बड़ा है उसको क्या कहते हैं? पूरे को अलमीरा। जब उसके दरवाजे आप खोलेंगे तो उसमें देखिए एक रैक बना होता है। जो रैक बना होता है दोस्तों उसको उप कक्षा कहते हैं। आप अलमीरा लीजिए, आपके घर में एक अलमीरा होगी, उसको होल को पूरे को कक्षा कहेंगे। जो उसकी रैक बनेगी उसको उप कक्षा, और जो उप कक्षा, रैक में भी छोटे छोटे रैक होंगे दोस्तों, तो उसे कक्षा कहते हैं। आप डायग्राम में देखिए के नाम का एक अलमीरा है, मतलब कक्षा है, उसमें SPDF करके उप कक्षा है, और SPDF में भी खाने जो बने हुए हैं उसे कक्षा कहते हैं। तो दोस्तों जो नाभिक है, नाभिक जो के बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और उसके जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर सर्कल बनी हुई होती है ना, घूमते रहते हैं सर्कल, उसे ही हम कक्षा कहते हैं। दोस्तों कक्षा को हम KLMNOPQ से डिनोट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों जब नाभिक से आप नाभिक से दूर जितना जाएंगे उसकी ऊर्जा उतनी ही बढ़ती जाएंगे। जैसे आप नाभिक के कक्षा में है तो थोड़ी कम है, M में जाएंगे उससे ज्यादा, L में जाएंगे उससे भी ज्यादा। तो दोस्तों ये बढ़ती रहती है, नाभिक से दूर जाने पे ऊर्जाएं बढ़ती हैं। आइए देखिए आगे समझते हैं। कक्षा, ऑर्बिट या सेल कहा जाता है, एक ही को कहा जाता है। तो नाभिक के चारों तरफ के वृत्ताकार पथ को कक्षा या ऑर्बिट कहा जाता है या सेल कहा जाता है। इनकी कक्षाओं की संख्या दोस्तों होती है 7। ये क्वेश्चन आ सकता है, कक्षा की संख्या कितनी होती है? तो 7। इनको प्रदर्शित दोस्तों किया जाता है KLMNOPQ में प्रदर्शित किया जाता है। नाभिक के सबसे नजदीक वाली कक्षा को K कहा जाता है, मतलब जो नाभिक के सबसे नजदीक है उसको K, फिर उसके बाद L, फिर M, फिर N, फिर O, फिर P, फिर Q। और नाभिक से अंदर से बाहर की तरफ जाने पे ऊर्जा दोस्तों बढ़ेगी। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऊर्जा का जो क्रम है, ऊर्जा बढ़ते क्रम में K के बाद L में, फिर M में, फिर N में, फिर O में, फिर P में, फिर Q में। सबसे ज्यादा Q में ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी बढ़ते क्रम में। कहा जाता है बोर-ब्यूरी योजना के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम संख्या 2n⁻² होता है। बोर-ब्यूरी की योजना के अनुसार दोस्तों कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो घूमते रहते हैं सर्कल में कक्षा में, उनकी अधिकतम संख्या जो होती है दोस्तों, बोला गया 2 इंटू n⁻² होती है। n जो है दोस्तों वो कक्षा को डिनोट करता है। आइए देखिए हम देखते हैं, एक तरफ लिखा है कक्षा
संख्या के नाम और एक सर्व अधिकतम इलेक्ट्रॉन, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे दोस्तों आप किसी गांव में रहते हैं तो आपके गांव में कितने घर हैं, है ना, दूसरे गांव में कितने घर हैं, उस तीसरे गांव में कितने घर रह सकते हैं। तो दोस्तों उसी तरीके से जो कक्षा है, कक्षा में भी जो घर एक के घर है उसमें कितने लोग हैं उनकी संख्या, फिर एल में कितने लोग हैं उनकी संख्या। उसी तरीके से देखिए एन बराबर 1 मतलब के कक्षा है, इसमें अधिकतम संख्या कितनी है, हम लोग बोला कि एक घर में कितने रह सकते हैं 2 इंटू n टू पावर 2, तो एक रखा गया तो क्या हो गया, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं, मतलब के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फिर आइए एल कक्षा में आप देखिए 8 रह सकते हैं, एम में 18, एन में 32, ओ में 50 दोस्तों ये है जो यहाँ पे 25, हाँ दोस्तों 50 बिल्कुल सही है। फिर पी में आप 72 और क्यू में 98। तो दोस्तों क्या हुआ, के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18, एन में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ओ में 50, पी में 72, क्यू में 98 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों लिखा, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन होगा, कोई ना ही वो खर्च होगा। जैसे दोस्तों जो कक्षा है नाभिक के चारों तरफ, मैंने कहा जो वृत्ताकार है उसको कक्षा बोलते हैं। तो दोस्तों जैसे एक के है, जैसे आप मान लीजिए एन कक्षा है, तो एन में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं जो घूम रहे हैं उसमें उनके ऊर्जा में घूम रहे हैं अपने ही कक्षा में, तो उनकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पर उन्होंने सोचा नहीं थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो जैसे आगे बढ़ने के लिए क्या होगा दोस्तों, उनकी ऊर्जा तो थोड़ी बढ़ाएंगे तभी तो आगे वाली कक्षा में पहुंच पाएंगे। जैसे आपको ही आप जितना भाग सकते हैं उतने में भागेंगे तो आप जितना भागते थे उतना ही एनर्जी खर्च, पर आपको ज्यादा भागना है तो दोस्तों उसके लिए और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूम रहा है उसके लिए उसको एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर उससे आगे कक्षा में जाना चाहता है तो उसको एनर्जी ज्यादा चाहिएगी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, मतलब ऊर्जा और लेगा। उससे कम कक्षा में आना चाहता है अपनी कक्षा छोड़ के, तो दोस्तों वो क्या होगा, एनर्जी को कम करेगा, मतलब ऊर्जा को परिवर्तन करेगा, अपना कम कर देगा। तो वही लिखा है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमेगा तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के नजदीक वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा में जाना चाहता है तो उसको ऊर्जा ग्रहण करनी पड़ेगी। आगे देखिए, यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षा से नजदीक वाली कक्षा में आना चाहता है तो उसको ऊर्जा का त्याग करना पड़ेगा, मतलब उसे अपनी कक्षा से पहली वाली कक्षा में आगे आना चाहता है तो पीछे जाना चाहता है तो उसको क्या करना, ऊर्जा का त्याग करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम लोग कक्षा समझ लिया, अब कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये समझ लिया। अब उप कक्षा में आते हैं, सब सेल या सब ऑर्बिट में आते हैं। उप कक्षा क्या है दोस्तों, उप कक्षा है प्रत्येक कक्षा की कई उप कक्षाएं भी होती हैं जिन्हें एस, पी, डी, एफ आदि अक्षरों से सूचित किया जाता है। दोस्तों मैंने कहा था एक अलमीरा ले लीजिए, अलमीरा के अंदर जो रैक बनी होती है उसे उप कक्षा कहते हैं। उसी तरीके से जो कक्षा है नाभिक के चारों तरफ उस कक्षा में भी उप कक्षाएं होती हैं जिसको एस, पी, डी, एफ आदि से सूचित किया जाता है। देखिए जैसे कक्षा के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू तक हो सकती है, 7 कक्षाएं हो सकती है। उसी तरीके से उप कक्षा दोस्तों सभी में रैक कितनी हो सकती है, उप कक्षा एस, पी, डी, एफ हो सकती है। तो दोस्तों उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। दोस्तों उप कक्षा जो है उस एस, पी, डी, एफ से डिनोट किया जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह सकती है, उप कक्षा में 2, एस में 2, पी में 6 और डी में 10, एफ में 14। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, कल इसके हम आगे पढ़ेंगे। और प्लीज इस क्लास को शेयर करिए लोगों तक, जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करिए दोस्तों, और लोगों को भी फायदा हो। और जितने लोगों को आप शेयर करिए दोस्तों उनको कहिए कि हमारी लाइव क्लासेस जो चल रही हैं यूपी पीसीएस आरओ के लिए, प्लीज जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें लाइव जुड़े आप लोग अधिक से अधिक। जितना आप लोग हम लोग को सपोर्ट करेंगे दोस्तों उतना ही हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और भी आपको कुछ देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज आप लोग लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।